गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन एक टॉपिक ले रहे हैं। एएनएम का टॉपिक है 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेबल डिजीज। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें आज क्या पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन यानी कि कौन कौन सी डिजीज होती है, कैसे फैलती है, क्या होता है और उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, ये आज अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग को उनके संक्रमण के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। यानी कि जो संक्रामक रोग है उनके संक्रमण के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है, ठीक है, वो आज देखेंगे अपन। जिसमें सबसे फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, टॉन्सिलाइटिस, स्मॉल पॉक्स, मम्स, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा एंड डिफ्थेरिया। आज केवल अपन इंट्रोडक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम वेस्ट कर दिया अपन ने तो नेक्स्ट में फिर इसको वन बाय वन कैसे पढ़ेंगे। इनको सबको अपन वन बाय वन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर, पैचिस एंड अम्बिक डिस्टेंसरी एंड टाइफाइड disease, infection hepatitis, poliomyelitis and giardiasis और cholera, hookworm, worm and acute gastroenteritis। ये सारी डिजीज अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। स्किन डिसऑर्डर के अंदर देखिए इसके बीच लेप्रोसी, ट्रैकोमा एंड स्किन सेप्सिस, इम्पेटिगो एंड एक्यूट कंजर्वेटिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेक्टर बोर्न डिजीज, रेबीज, डेंगू, मलेरिया, इस प्रकार के रोग मक्खी, मच्छर, कुत्ते, बिल्ली के कारण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन एपिडर्मोलॉजी। ये तो हुआ कि अपना जो डिजीज है वो वन बाय वन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और सारी डिजीज अपन कवर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। एपिडर्मोलॉजी ग्रीक भाषा 3 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें सबसे फर्स्ट है इपी यानी अमंग यानी बीच में, मध्य में, एंड डिमोस यानी पीपुल व्यक्तियों के अंदर, एंड लोगस यानी स्टडी और साइंस से मिलकर बना होता है। यानी एपिडर्मोलॉजी क्या है, देखिए इसका अर्थ है एपिडर्मोलॉजी ग्रीक भाषा वर्ड है जिसके अंदर 3 शब्दों को मिलकर बनाया गया है। इपी का मतलब है अमंग यानी मध्य, और डिमोस का मतलब है पीपुल यानी व्यक्ति में, लोगस का मतलब है स्टडी और साइंस से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, देखिए मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य और रोग के निवारण को महामारी विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत निवारण के कारणों और कारकों एवं रोग का अध्ययन सामाजिक रीति रिवाजों, आदतों एवं व्यवहारों के संदर्भ में किया जाता है। समझिए इसको, मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य और रोग के निवारण को महामारी विज्ञान कहते हैं। यानी कि अगर मानव के अंदर, जनसंख्या के अंदर स्वास्थ्य और रोग को निवारण करें उसका महामारी विज्ञान कहते हैं। इसके अंदर कारकों एवं रोग का अध्ययन, सामाजिक रीति रिवाज, यानी रीति रिवाज के अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिजीज अपन को देखने को मिलती है और व्यवहारों के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार एपिडर्मोलॉजी का अर्थ व्यक्तियों में संक्रमण, रोगों की उत्पत्ति, उनके कारणों तथा फैलाव का वितरण का अध्ययन करना होता था। यानी कि व्यक्तियों में जो संक्रमण हो रहे थे उसकी उत्पत्ति हो रही थी, उनके कारणों और फैलाव का वितरण का अध्ययन करना एपिडर्मोलॉजी कहलाता था। एंड अब देखिए 1960 के अंदर मैक मोहन ने क्या कहा, व्यक्ति में रोग होने के निर्धारक तत्वों तथा रोग के फैलाव या वितरण का अध्ययन एपिडर्मोलॉजी कहलाता है। इनका क्या है, कहना है कि जो रोग है उसका फैलाव और वितरण करना
एपिडर्मोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं लीवेक एवं क्लर्क यानी कि 1965 के अनुसार, इन्होंने 1960 के अंदर दिया था और इन्होंने कब दिया है 1965 में, क्या कहा है, व्यक्तियों अथवा उनके समूहों में स्वास्थ्य रोग, विकृतियों, अपंगता तथा मृत्यु की घटना होने उसके निर्धारित परिस्थितियों एवं कारकों से संबंधित विज्ञान का क्षेत्र ही एपिडर्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन्होंने लिवेक और एंड एवं क्लर्क ने क्या कहा है, स्वास्थ्य रोग, विकृतियां या अपंगता तथा मृत्यु की घटना होने पर उसको इसके निर्धारित परिस्थितियों को, कारकों को संबंधित विज्ञान को एपिडर्मोलॉजी कहा जाता है। कोई सी भी एक डेफिनेशन आपको याद करनी है और वहां पे लिखनी है। जॉन एम लास्ट, इन्होंने कब कहा है 1988 के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, किसी विशिष्ट जनसंख्या समूह में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण तथा उनके निर्धारक तत्वों का अपचय करना तथा इस बात का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण हेतु करना जनपदिक रोग विज्ञान यानी एपिडर्मोलॉजी कहलाता है। इनका क्या कहना है, इनका ये समझो, ऐसे सिंपल भाषा में समझो कि जनसंख्या समूह है, स्वास्थ्य है, इससे संबंधित स्थितियों में एवं घटनाओं के वितरण, उनके निर्धारित तत्व अपचयन करना तथा इस बात का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं से नियंत्रण हेतु करना जानपतिक कारक कहलाता है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इसके एम्स यानी उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य है इसके? उद्देश्य क्या है देखिए, कम्युनिटी डायग्नोसिस यानी समुदाय में निदान करना, ठीक है, प्लानिंग करना, प्लानिंग करना भाई कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे डिजीज को खत्म कर सकते हैं अपन, कैसे इसके लिए अपन वैक्सीन बना सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, रोग के उतार चढ़ाव एवं ऐतिहासिक अध्ययन करना, रोग के उतार और चढ़ाव को कैसे क्या करेंगे, ऐतिहासिक अध्ययन करना, ठीक है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना, इस बीमारी के बारे में मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, कैसे पता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए, अंडरस्टैंड। एंड सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसके लक्षण को पता करना, उसके आइडेंटिफिकेशन करना, उसका पता लगाना कैसे क्या हो रहा है, मानव धर्मों एवं अवसरों का मूल्यांकन करना, सेवा के कारणों एवं हानि कारकों यानी रिस्क फैक्टर का ज्ञान करना, सेवा के कारण का पता लगाना, ठीक है, जो सेवा करे उसके कारण लिखना, एंड हानिकारक यानी रिस्क फैक्टर, उससे रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है अपन को उसका पता लगाना, अंडरस्टैंड। रोग के प्राकृतिक इतिहास को पूरा करना, रोग के प्राकृतिक इतिहास को पूरा करना यानी कि उसके रोग का इतिहास भी अपन को पता होना चाहिए, तभी तो अपन उसको ठीक कर पाएंगे। आया समझ? इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, रोकथाम के स्तर। अच्छा, ये तो डिजीज है अपने को पता चल गया है, एपिडेमियोलॉजी अपन को पता चल गया, ठीक है। अब अपन उसको प्रिवेंशन यानी रोकथाम कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे फर्स्ट है प्राथमिक रोकथाम यानी प्राइमरी प्रिवेंशन। सबसे फर्स्ट है प्राथमिक रोकथाम की बीमारी से पहले मरीज को या व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ में उन्नति करना, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय में स्वास्थ्य को बताना एवं बीमारी की रोकथाम करना। समझो इसमें क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से, यहां से एंड शारीरिक रूप से, मानसिक एंड शारीरिक, यानी कि उसकी रूटीन लाइफ के अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुबह उठो, अपना रूटीन काम करो, ड्यूटी जा रहे हो ड्यूटी जाओ, काम करो पूरे दिन, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, अंडरस्टैंड। उन्नति करना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा देना। अब अपन उसको अवेयर कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बता सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दे दो भाई। अब खाना खाने से पहले हाथ धो, ताकि खाना खाओगे तो हाथ में जो कीटाणु होंगे वो मुंह में नहीं जाएंगे, मुंह में नहीं जाएंगे तो पेट में नहीं जाएंगे, पेट में नहीं जाएंगे तो बीमारी नहीं होगी, अंडरस्टैंड। परिवार एवं समुदाय स्वास्थ्य को बताना, यानी कि परिवार को भी बताओ, फिर समुदाय
यानी कम्युनिटी को भी बताओ, उस समुदाय में जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनको बताओ। बीमारी में रोकथाम करना, फिर उसके बाद में उसको क्या करना, बीमारी में रोकथाम करना। स्वास्थ्य में उन्नति हेतु व्यक्ति को आहार, टीकाकरण, वातावरण स्वच्छता, खुद की देखभाल हेतु शिक्षा देना। सबसे फर्स्ट देखो स्वास्थ्य की उन्नति कैसे होगी। सबसे पहली बात यह है, अपने बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है, फूड से। कहां से मिलती है, फूड से, यानी आहार से। तो आहार ही अच्छा कर दो उसका, क्या कर दो, आहार उसका अच्छा कर दो, तो वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, उसके बाद में जितनी भी बीमारियां हैं उनके टीकाकरण लगा दो। अंडरस्टैंड। क्या करेंगे अपन, टीकाकरण कर देंगे, उससे क्या होगा, बीमारी ही नहीं आएगी साहब। बीमारी नहीं लगेगी तो बीमारी नहीं होगा। अंडरस्टैंड। वातावरण स्वच्छता, वातावरण स्वच्छता रखो, आस पड़ोस का माहौल सही रखो, पानी भरा हुआ मत रखो, ज्यादा कीट कीटाणु मत होने दो, मच्छर मत होने दो। आया समझ, ये सब देखो। और खुद की देखभाल है तो शिक्षा देना, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना, ज्यादा नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। अंडरस्टैंड। बच्चों को बाहर खेलने मत जाने दो, ज्यादा मतलब कहने का मतलब गंदगी में मत खेलने दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बाहर खेलने मत जाने दो, उनको गंदगी में मत खेलने दो। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या कहलाता है, देखो द्वितीय रोकथाम में बीमारी के विकास की अवस्था के पहले रोकथाम करना। विकास से पहले, यानी कि जो बीमारी अंदर आ रही है उसको विकास होने से पहले ही अपन उसको रोकथाम कर दें, तो जटिलताओं की रोकथाम करना। निदान एवं सही उपचार से पहले हस्तक्षेप करना। निदान यानी बीमारी को खत्म करना पर उसको निदान दे रहे हैं, और सही उपचार, सही उपचार यानी आपका जो ट्रीटमेंट कराते हो, जैसे ज्यादा तबीयत खराब की, फीवर आ रहा है, फीवर जा नहीं रहा, टेबलेट ले रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा, ठीक है, तो क्या करोगे, सही उपचार है, उससे पहले ही हस्तक्षेप कर लेना। बीमारी की रोकथाम करना एवं स्वास्थ्य प्राप्ति को बढ़ावा एवं संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना। क्या बात है, देखो बीमारी की रोकथाम करना, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बीमारी को रोक लेंगे। अंडरस्टैंड। एवं स्वास्थ्य प्राप्ति को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य की जो अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति है उसको बढ़ावा दो। अंडरस्टैंड। एवं संक्रामक रोगों को फैलने से ही रोक दो, संक्रामक को फैलने से ही रोक दोगे तो क्या होगा, बीमारी नहीं लगेगी। अंडरस्टैंड। आरोग्यता को सीमित रखना एवं मृत्यु में रोकथाम करना। अरोगता यानी कि रोग लगने ही मत दो, ठीक है, सीमित रखना, उसको कुछ समय तक सीमित रख सकते हैं, एवं मृत्यु में रोकथाम करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीकाकरण हमेशा करना आना चाहिए। जो भी बच्चे हैं, सबसे ज्यादा बच्चों को डिजीज होती है, उनको हमेशा ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य कराएं। अंडरस्टैंड। और मृत्यु दर को कम करें। नेक्स्ट देखें, इस स्तर में रोग का शीघ्र निदान व उचित उपचार शामिल है, यानी कि स्तर के अंदर रोग का शीघ्र निदान और उचित उपचार भी इसी के अंदर आता है। यानी कि द्वितीय श्रेणी में क्या आ रहा है, व्यक्ति का एक तो विकास की अवस्था में पहले उसको रोकथाम करना एवं जटिलता में रोकथाम करना, निदान करना या सही उपचार करना, उससे पहले अपन हस्तक्षेप कर लेंगे, और बीमारी की रोकथाम करना, और इसके अंदर बीमारी का निदान एंड और उचित उपचार भी शामिल है। अब बात करते हैं तृतीय रोकथाम यानी टेरिटरी प्रिवेंशन। तृतीय रोकथाम से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वास्थ्य में प्राप्ति करना, यानी शारीरिक अपने बॉडी से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक कोई भी तनाव नहीं हो, फालतू के टेंशन नहीं हो, आराम से पढ़ाई कर सकता है। बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ फालतू का टेंशन लेके आते हैं, घर की टेंशन लेके आते हैं। हमेशा कभी भी पढ़ाई करने बैठो फालतू की टेंशन साइड में रख दो, हमेशा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करो, तभी आपका सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसमें स्वास्थ्य की प्राप्ति एवं स्वास्थ्य की पुनर्व्यवस्था करना, मरीज की पूरी तरह से बीमारी की रोकथाम करना एवं स्वास्थ्य में उन्नति करना। मरीज की पूरी स्वास्थ्य तरह से बीमारी की रोकथाम करेंगे और स्वास्थ्य में उन्नति करेंगे। प्रिवेंशन आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप प्रश्न मैसेज कर सकते हैं। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कम्युनिकेबल डिजीज जनरल मेजर्स। अब बात करते हैं अपन कम्युनिकेबल डिजीज के। देखो मुख्यतः जल, मिट्टी, भोजन तथा शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते स्रोत का नियंत्रण
किया जाना आवश्यक है। जो भी बीमारियां लगती है वो किससे लगती है? जल से लगती है, मिट्टी से लगती है, चिकन भोजन से लगती है, जो अपन भोजन खाते हैं। कभी हो सकता है अपन ने दूषित भोजन खाया हो सकता है अपन ने रात का खाना है, सब्जी बना के रखी, रात को छिपकली अंदर से डुबकी मार के गई और सुबह अपन ने खा लिया, उसको ढक के नहीं रखा, तो क्या होगा? बीमारी होगी, होगी नहीं होगी? अगर खुला भोजन रखा आपने तो बीमारी 100% होनी है। चिकन। नेक्स्ट, शारीरिक संपर्क द्वारा हो सकता है अपन ने किसी ऐसे पेशेंट से हाथ मिला लिया हो जिसको कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई डिजीज हो, उससे शारीरिक संपर्क रखा अपन ने, तो उसकी वजह से भी अपन को क्या हो सकता है? कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। अब देखते हैं वन बाय वन इसके अंदर क्या होता है। आइसोलेशन होता है, हॉस्पिटल स्टाफ की वजह से हो सकता है, हैंड वॉशिंग की वजह से हो सकता है, डस्ट कंट्रोल की वजह से हो सकता है, कंट्रोल ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, विकसित विसंक्रमण यानी डिसइंफेक्शन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, उनकी वजह से हो सकता है। नस टेक्निक की वजह से हो सकता है। अब इनको अपन वन बाय वन देखते हैं, शांत से पढ़िएगा, इसी के अंदर सब कुछ आपको समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट देखो आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन, इसे आइसोलेशन तकनीक भी कहते हैं। इस तकनीक द्वारा ऐसे रोगी जिसमें संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। आपने देखा होगा, अभी कोविड आया, कोविड में क्या हो रहा था? सबको आइसोलेट किया जा रहा था, यानी कि सबको अलग अलग रखा जा रहा था। जो सामान्य मरीज थे उनको उनके साथ नहीं रखा जा रहा था। क्यों नहीं रखा जा रहा था? क्यों? क्योंकि कोविड क्या है, फैल रहा था, जल्दी से फैल रहा था, और संपर्क होने से तो ज्यादा फैल रहा था, यानी कांटेक्ट से ज्यादा फैल रहा था। इसलिए अपन ने क्या किया, हर मरीज को अपन ने आइसोलेशन में रखा, जिससे क्या होगा कि दूसरे मरीज को वो बीमारी नहीं होगी। उन्हें अन्य रोगियों से अलग रखा जाता है, यानी कि दूसरे मरीज के साथ उसको नहीं रखना है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखिए, हॉस्पिटल स्टाफ। हॉस्पिटल स्टाफ क्या करता है? विभिन्न प्रकार के संक्रमण रोग अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा रोगी के शरीर में संक्रमित कर सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, गले का संक्रमण, कान का संक्रमण, अतिसार, डायरिया आदि। अतः रोगी के लिए कार्य करने वाले कर्मचारियों को इस प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, और यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो उसे रोगी के संपर्क में नहीं आना चाहिए जब तक वह बीमारी से निजात न पा ले। यानी कि देखो, सबसे पहली बात, आप नर्सिंग स्टाफ है, आप किसी और को ठीक करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपन को ठीक होना है। जब तक अपन ही ठीक नहीं होंगे तो अपन दूसरे पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अंडरस्टैंड? जब तक अपन स्वस्थ नहीं है किसी भी पेशेंट के संपर्क में नहीं जाना है। बिकॉज अगर मुझे जुकाम हो रहा है, सर्दी जुकाम हुआ है, मैं जैसे पेशेंट के पास गया, मैंने स्नेजिंग कर दी, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है उसको। अंडरस्टैंड? तो हमेशा मेक श्योर हो कि आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा स्वस्थ हो, उसी के बाद अपन पेशेंट के कांटेक्ट में जाएंगे। अंडरस्टैंड? इसके अलावा इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखो, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का देखिए, रोग संक्रमण के प्रसार एवं हाथों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा, हाथ के बिना अपन कुछ नहीं कर सकते, सुबह से उठते ही अपना सारा काम हाथों से ही होता है। अंडरस्टैंड? इसके अलावा अपन कुछ भी नहीं कर सकते। हाथों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब्जी साफ करना, रोगी को नर्सिंग सेवा प्रदान करना आदि किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के दौरान विभिन्न प्रकार के रोगाणु हाथों की त्वचा पर, नाखूनों में प्रवेश कर जाते हैं, जिनके कारण कई प्रकार के संक्रमण रोग तथा भोजन के साथ रोग कारकों की शरीर में प्रवेश करने की संभावना होती है। बताया मैंने आपको, हाथों के अंदर सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं। हमेशा मेक श्योर करें कि आप खाना खाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करें। किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने से आपके जो भी कीटाणु है वो मर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद में ही आप अपना नर्सिंग केयर प्रदान करें, या फिर जो आप खाना बना रहे हैं वो बनाएं, कपड़े धो रहे हैं या बर्तन मांज रहे हैं या सब्जी साफ कर रहे हैं या रोगी को नर्सिंग सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। अंडरस्टैंड? और हमेशा ध्यान रखिए, नर्सिंग स्टाफ को कभी भी नेल्स बड़े नहीं रखने हैं, कभी भी नेल्स बड़े नहीं रखने
हैं। ओके, और मेक श्योर करें कि अपने हैंड्स के अंदर, फिंगर्स के अंदर ऑर्नामेंट नहीं पहने। क्यों? क्योंकि ऑर्नामेंट के अंदर भी कीटाणु बैठ जाते हैं। अतः हाथों की नियमित रूप से साबुन व पानी से सफाई की जानी चाहिए। सोच जाने के बाद तथा भोजन से पहले हाथ अवश्य रूप से धोना चाहिए। यानी कि भोजन करने से पहले हमेशा एक नियम बना लो, हाथ धोने हैं साबुन और पानी से, और सोच जाने के बाद भी अपन को हाथ अवश्य धोने हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, डस्ट कंट्रोल। धूल पर नियंत्रण कैसे करें? चिकित्सालयों में धूल में अनेक प्रकार के जीवाणु एवं विष मौजूद होते हैं। ठीक है, धूल यानी मिट्टी। फर्श साफ करते समय धूल को दीवारों आदि से झाड़ते समय, बिस्तर साफ करते समय धूल में विद्यमान ये जीवाणु वातावरण में पहुंच जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन, यहाँ पे श्वसन कर दीजिएगा, श्वसन क्रिया के दौरान पहुंच जाते हैं। इसलिए फर्श आदि को गीले कपड़े से साफ करना और खाली स्थानों की सफाई करने से संक्रमण की रोकथाम को प्रमुख उपाय है। इसका क्या कहने का मतलब है, अच्छे से समझते हैं। अपना जो फ्लोर है, कितना भी आप कुछ भी कर लो, कितने भी कर्टन्स लगा लो, कितने भी कुछ भी कर लो, विंडो से थोड़ी बहुत तो धूल आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक होता है, बाहर चलता है, धूल मिट्टी उड़ती है, आएगी। तो अपन को क्या करना है, उसको धूल मिट्टी को हटाने के लिए गीले कपड़े से साफ करना है। जैसे कि कोई भी फर्श साफ कर रहे हो तो गीले कपड़े से साफ करो, ताकि वो उड़ेगी नहीं, उड़ेगी नहीं तो फैलेगी नहीं, फैलेगी नहीं तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो बीमार नहीं होगा, शरीर एकदम तरोताजा रहेगा, शारीरिक भी मानसिक भी। अंडरस्टैंड? चलो अब बात करते हैं अपन कंट्रोल ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जिससे कि अपन स्नीजिंग यानी मैंने छींक करी, जो उससे ड्रॉप निकली, उस ड्रॉप से किसी और पेशेंट को या किसी व्यक्ति को अगर वो बीमारी हो जाती है, उसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। थूक या बूंद संक्रमण की रोकथाम के लिए चेहरे पर, मुंह व नाक को ढकने के लिए मास्क अथवा कवर का उपयोग किया जाना चाहिए। बंद नाक थूक से होने वाले संक्रमण को, यहाँ पे इसको सही करिएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाता है। यह संक्रमण श्वसन पथ संबंधित संक्रमण हो जाते हैं। जैसे अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो अभी डिजीज का इंट्रोडक्शन देखा था, वो सारे रोग क्या हो सकते हैं, श्वसन मार्ग की वजह से हो सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। और वो कैसे होता है, या तो थूक के माध्यम से, यानी कि जब अपन बोलते हैं तब उसकी वजह से हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कोविड के अंदर क्या हो रहा था, नोज और माउथ को सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। इसीलिए अपन ने क्या किया, कवर करके रखा, जिससे क्या हुआ, बीमारी ज्यादा फैली नहीं। जितनी फैली उसको अपन ने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया तो आगे अपन जीत गए, और वो बीमारी को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाई। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है, इस प्रक्रिया द्वारा रोगी के संबंधित सामान व वस्तुएं जिनमें संक्रमण की संभावना होती है का अधिक तकनीक द्वारा, आधुनिक तकनीक द्वारा, इसको करेक्शन करिएगा, आधुनिक तकनीक द्वारा विसंक्रमण किया जाता है। इस विधि को रोगाणु तथा उनके विषाणु अवस्था दोनों नष्ट हो जाती है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के अंदर। क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति का सामान है, ठीक है, सामान्य वस्तु जिनमें संक्रमण लगा हुआ है, संभावना होती है कि उसके अंदर भी क्या है, कीटाणु हो सकते हैं। तो टेक्निकल यानी आधुनिक टेक्निक मैंने इस लेक्चर में बताया हुआ है, आप इस लेक्चर को देखिएगा। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। विसंक्रमित करने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं, स्टरलाइजेशन करने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, आप इस चैप्टर में जाके देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? चल नेक्स्ट देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। विभिन्न प्रकार के रोगों का हॉस्पिटल में संक्रमण होने का एक कारण अनियमित प्रशासनिक नियम पद्धति होती है। ठीक है, सब में होती है। अर्थात अस्पताल प्रबंधन हेतु बनाए गए नियमों का, सफाई संबंधी नियमों का अनुपालन दृढ़ता से
नहीं की जाती है। अतः ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिनके द्वारा अस्पताल में विभिन्न अवरोधक नर्सिंग विधियों एवं पृथक्करण यानी अपन ने पढ़ा है आइसोलेशन, ठीक है, तथा विसंक्रमण के तरीकों का अनुपालना किया जा सके और प्रत्येक चिकित्सालय में संक्रमण को रोक के लिए एक संक्रमण नियंत्रक समिति होनी चाहिए। देखो इनका क्या कहने का मतलब है, एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स के अंदर क्या है कि ऐसे रोग बहुत सारे होते हैं कि हॉस्पिटल की वजह से भी, मैंने बताया अभी आपको हॉस्पिटल स्टाफ की वजह से कैसे इन्फेक्शन फैल रहा था, बताया आपको। तो क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपना काम सही तरीके से नहीं करते, नियम की पालना नहीं करते हैं, उनकी वजह से भी क्या है कि अपन को विसंक्रमण नहीं हो पाता है और उसकी वजह से संक्रमण होता है। और अपन को क्या करना चाहिए, इसके अंदर एक समिति बनानी चाहिए। अंडरस्टैंड। चलिए नर्सेस टेक्निक, इसके अंदर देखिए नर्स की तकनीक देखिए। संक्रामक रोगी की रोकथाम हेतु नर्सिंग देखभाल के दौरान बैरियर नर्सिंग का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें श्वसन संबंधी, एंटी रक्त संबंधित पृथक्करण की विधियों का अनुपालन किया जाता है, यानी कि बैरियर नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, एंटी रक्त संबंधित पृथक्करण करना चाहिए। पैरागामी संक्रमण को कम से कम अवधि तक लाने के लिए अवरोध परिचर्या एवं कठिन परिचर्या की आवश्यकता बनाई जाती है। पैरागामी संक्रमण क्या होता है, जो पैरागामी यानी किरणों से मिलता है, सन से मिलता है, ठीक है, इनको क्या करना है, कम से कम अवधि तक लाने के लिए अवरोधिक परिचर्या का कठिन परिचर्या का आवश्यकता बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सर्विलेंस, आइसोलेशन, नोटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। क्या होता है देखिए, वन बाय वन देखते हैं अपन। अर्ली डायग्नोसिस, नोटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, सर्विलेंस, डिसइंफेक्शन, इम्यूनाइजेशन, सैनिटरी सोर्स और हेल्थ एजुकेशन, इनको भी अपन वन बाय वन देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस, संक्रमण रोगों को रोकथाम की प्रथम अवस्था शीघ्र निदान कहलाती है। समझ में आया क्या? संक्रमण रोगों की रोकथाम जो अपन कर लेते हैं उसको अवस्था को शीघ्र निदान कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्तियों का समुदाय स्तर पर नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। क्या करते हैं? नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। इस रोगी की उपस्थिति तथा प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाता है तथा उपचार प्रारंभ कर दिया जाता है। इसी परिस्थिति में अपन उपचार प्रारंभ कर देते हैं, जिससे रोगी सही समय पर रोग के संक्रमण से बचा जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, नोटिफिकेशन, रोगी का निदान होने के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा रोग की सूचना स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाती है। यानी कि स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको क्या देंगे अपन? नोटिफिकेशन देंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर, यानी कि मेडिकल ऑफिसर को भी क्या करेंगे? सूचित करेंगे। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जहां पे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है उनको भी क्या करेंगे? सूचित करेंगे। चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHMO को भी सूचना दी जाती है। पब्लिक मेडिकल ऑफिसर PMO को भी अधिकारी द्वारा रोगों की फैलने से रोकने की संबंधित आवश्यक प्रयास किए जाते हैं। रोग जिनके बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों की सूचित किया जाना है अनिवार्य है, जैसे कि कोलेरा के कोई मरीज है, मलेरिया की मरीज है, बड़ी माता के मरीज है या फ्लैग के मरीज हैं, उनके बारे में जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सारी रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देनी, उनके सीनियर्स को तक पहुंचानी है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है देखिए, रोग के नियंत्रण तथा सर्वोत्तम उपाय रोग का उपचार करना, क्योंकि इलाज के सही समय पर प्रभाव हो जाने से रोग की प्रसार क्षमता
घट जाती है, प्रसार क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट देखिए, जिससे संक्रमकता की दर में कमी आती है। उपचार के प्रभाव हो जाने से रोग की गंभीरता के कारण होने वाला कॉम्प्लिकेशन, रोग की गंभीरता से होने वाला कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, रोग प्रक्रिया की अवधि घट जाती है। समझ में आया क्या? रोग के नियंत्रण यानी सर्वोत्तम जो उपाय है वो करेंगे, जिससे क्या होगा, इलाज सही समय पर किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे घटने लग जाएगी, यू नो वेरी वेल, ठीक है। और उसके कमी से उपचार प्रारंभ हो जाने से ही गंभीरता के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन भी क्या हो जाएंगे, वो भी वहीं रुक जाएंगे। समझ में आया क्या? यानी कि जो बीमारी हो रही है उसका सही समय पर ट्रीटमेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, बीमारी वैसे ही घट जाएगी। और उसके जो कॉम्प्लिकेशन होने थे, यानी कि कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, यानी कि एक बीमारी हो रही है दूसरी बीमारी और होनी थी, उससे भी क्या हो जाएगा, वो भी रुक जाएगा। अंडरस्टैंड? तो समय पे इलाज लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वारंटाइन। ये आपने वर्ड सुना होगा कोविड के अंदर, ठीक है। किसी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति की उस रोग के लक्षण प्रकट होने तक के समय तथा रोग को अन्य लोगों से अलग रखा जाता है, आइसोलेशन तकनीक कहती है। ये अपन ने पढ़ चुके हैं। परंतु क्वारंटाइन के अंतर्गत स्वास्थ्य लोगों की संक्रमक रोग से पीड़ित व्यक्ति से अलग रखा जाता है। अंडरस्टैंड? जैसे कि डाउटफुल लग रहा है कि इसको हो सकता है, इसलिए इसको अलग रखा, इनको कोविड वालों के साथ नहीं रखा, आइसोलेशन में नहीं रखना है। आइसोलेशन में वो रखना है जो मरीज है, इन पे डाउट है तो इनको क्या करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, इनको बिल्कुल ही अलग रख लिया, ठीक है। क्वारंटाइन का समय अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि हैजे के लिए 5 दिन और चेचक के लिए 14 दिन। आपने देखा, इनको क्या करेंगे, आइसोलेशन से अलग रखेंगे, ठीक है। हैजे के लिए 5 दिन रखेंगे और चेचक के लिए कितने दिन, 14 दिन रखेंगे। अब बात करते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन पर पढ़ चुके हैं, शॉर्टली रिवाइंड करते हैं। संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति तथा ऐसे रोग जिनके अन्य रोगों में संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है, उन्हें अन्य लोगों से अलग रखने की विधि को पृथक्करण कहते हैं, यानी आइसोलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा समुदाय स्तर पर रोग के फैलने की संभावना घट जाती है। आइसोलेशन तकनीक का उपयोग अस्पताल व घरेलू स्तर पर किया जा सकता है। घरेलू स्तरीय पृथक्करण अस्पताल के स्तर के पृथक्करण में उत्तम माना जाता है। अंडरस्टैंड? चल, नेक्स्ट बात करते हैं सर्विलेंस यानी निगरानी कैसे रखेंगे। इस पद में रोग के नियंत्रण हेतु संक्रमित रोगियों तथा रोग के संक्रमण के फैलाव के कारणों पर निगरानी रखनी है, यानी कि संक्रमित रोगियों तथा रोग के संक्रमण के फैलने की उनकी निगरानी रखनी है। रोग के उन्मूलन में निगरानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, टिटनस एंड पोलियो। इन सब पे क्या करना है, निगरानी रखनी है। अंडरस्टैंड? डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन भी मैंने उसी के अंदर पढ़ा रखा है, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, वो चैप्टर देखिएगा, यहाँ पे शॉर्ट से रिवाइंड करते हैं। रोगी से संबंधित वस्तुओं जैसे रोगी के कपड़े, बिस्तर, बेड व अन्य सामान को संक्रमण से मुक्त करने हेतु विसंक्रमण किया जाता है, जिसमें रोगी द्वारा उनकी बीजाणुओं की अवस्था को नष्ट किया जा सकता है। मैंने बहुत सारे तरीके बताए उसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इसके बारे में विसंक्रमित कैसे करते हैं, बेड को कैसे करते हैं, कपड़ों को कैसे करते हैं, बिस्तर को कैसे करते हैं, ब्लैंकेट को कैसे करते हैं, मैकिनटॉश को कैसे करते हैं, पास में डोर, अलमारी वगैरह जो भी है उनको कैसे करते हैं, ये सारी चीज मैंने डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के अंदर बता रखा है, आप उस चैप्टर को पढ़िएगा। अब बात करते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे शॉर्टली रिवाइंड करते हैं। टीकाकरण प्रक्रिया द्वारा रोगों से बचने हेतु प्रथम स्तरीय रोकथाम की प्रक्रिया है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। टीकाकरण अवश्य कराएं, यही आपको बचाएगा, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है आपको बचने के, जिससे रोगी की उत्पत्ति से पूर्ण रोगों से बचने हेतु विशेष प्रतिरोधक उत्पन्न करता है। अपने शरीर में नहीं हो पाती है तो टीकाकरण क्या करता है, टीका उसको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और उस बीमारी से निजात दिलाता है। अंडरस्टैंड? टीकाकरण द्वारा रोगी के रोग कारकों की अक्रिय अवस्था में व्यक्ति के शरीर एवं प्रवेश कराया जाता है,
जिससे शरीर में एंटीबॉडी की निर्माण हो जाता है। यानी कि बाहर से ही हम आपको टीकाकरण, उसकी लड़ने की क्षमता हम आपको दे रहे हैं। टीकाकरण क्या करता है, जो बीमारी है आपकी उसकी रोग प्रतिरोधक, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर कीटाणु आएगा, बीमारी आएगी, उस बीमारी से पहले ही हम आपको एंटीबॉडी दे रहे हैं। तो लेने में क्या दिक्कत है, ले लो। अंडरस्टैंड। जिससे विशेष रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का विकास हो जाता है। अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं सैनिटरी सोर्सेस, आधारभूत स्वच्छता के स्रोत। आधारभूत स्वच्छता की देखरेख द्वारा विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों की रोकथाम की जा सकती है, जिसके निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं। जैसे देखिए, दूध का उपयोग प्रक्षुब्धीकरण करने के बाद किया जाना चाहिए। पीने के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। कीट पतंगों और प्रसार को नियंत्रण कर दो, आसपास में गंदगी बंद कर दो, पानी की इकट्ठाई मत होने दो, ठीक है, कचरा इकट्ठा मत होने दो। भोजन के लिए स्वस्थ एवं साफ सामग्री का उपयोग करो, बासा खाना मत खाना छोड़ दो। रात को अगर रख भी रहे हो तो उसको ढक कर रखो, खाने को ढक कर रखो, ढक के बनाओ। और व्यक्तिगत स्वच्छता की देखरेख करो, मैंने कहा हुआ है, हाथ अच्छे से धो, सावधानियां रखो, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन देखिए, समुदाय स्तर पर रोगों के प्रयास की रोकथाम में स्वास्थ्य शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों को संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। सबसे फर्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। लोगों को शारीरिक स्वच्छता की देखरेख की शिक्षा दी जाती है। भाई, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा कैसे दी जाएगी, आप अपना ध्यान रखिए साहब। सबसे पहले कुछ खाने से पहले हाथ धोइए, ठीक है। सो जाने से पहले हाथ धोइए, सो जाने के बाद हाथ धोइए, कोई भी किचन में काम करने से पहले हाथ धोइए, ठीक है। किसी को मेडिसिन दे रहे हो तो उससे पहले हाथ धोइए और उसके बाद में भी हाथ धोइए। शिक्षा स्तर में सुधार करना, विद्यार्थी शिक्षा के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कराना, लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता करना। मैं हमेशा कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, टीकाकरण अवश्य करवाएं। पोषण संबंधित शिक्षा प्रदान करना, शिशु तथा मातृ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देना, यानी कि शिशु और मातृ स्वास्थ्य शिक्षा, उसके बारे में उनको सारी जानकारी दो। कैसे बच्चे को रखना है, बिना हाथ धोए छोटे बच्चे को हाथ नहीं लगाना है, कैसे, उसको सारी चीज आपके उसमें आ जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंड। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। कोई भी डाउट रहता है आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, 9509438676। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट रहता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसी और पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।